लास्ट टाइम कोई है जिसको डाउट था? जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि, या कोई एक दो स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि ये जो स्लाइड्स हैं इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो कुछ बताओ डाउट्स वगैरह अपने। है कोई जिसको कोई मतलब ये जो उसमें स्लाइड्स में समझ नहीं आता है तो उसमें को क्वेश्चन पूछो उसी वक्त। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो सारा इंटरफेस मिल जाए। मैंने मंगवाया भी है, तो वो इंटरफेस मिल जाएगा तो फिर थोड़ा सा उसमें हेल्प मिलेगी। लेकिन बट स्टिल मैं हर स्लाइड के ऊपर कम से कम 5-7 मिनट तो लगाता ही हूँ, ज़्यादा भी लगा लेता हूँ, 10-10 मिनट भी। तो ये बताओ कि उसमें है कोई डाउट्स जो अभी तक हमने पढ़ा है? बाकी तो थोड़ा सा जब तक आप खुद एक बार नहीं उसको गो थ्रू करोगे तब तक वो थोड़ा सा डाउट रह जाता है। तो जो मैं लेक्चर्स आपको अपलोड करता हूँ या वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसको एक बार गो थ्रू जरूर करो, क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मुझे लगता प्रेजेंट नहीं होंगे अभी इस वक्त, तो मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ। तो आप एक बार गो थ्रू जरूर करो। एकदम से बीच में आओगे तो फिर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम से आओगे तो वो समझ नहीं आती फिर। लेकिन मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता किसी के ऊपर के बैठना ही पड़ेगा आपको या बीच में क्वेश्चन पूछता रहूं सबको। तो वो या अपना, इसलिए मैं नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, इसीलिए अपलोड किए हैं कि आप अगर मिस कर जाते हो इसमें जो अभी हम कर रहे हैं, अगर मिस कर जाते हो तो आप कम से कम एक बार उसमें गो थ्रू करो, तो फिर शायद कुछ डाउट्स जो हैं वो रह गए हों तो वो क्लियर हो जाएं, उससे हो जाएंगे क्लियर। लेकिन फिर भी मैं जो हैंड राइटिंग वाला जो है ना, अभी वहाँ पर ही रियल टाइम में लिखने वाला जो है वो मैंने कोशिश की है। देखते हैं 2-4 दिनों में। तो पहले यूनिवर्सिटी शायद प्रोवाइड करती थी, अब नहीं करती है। तो कोई है डाउट किसी को? कोई मैं, एम आई ऑडिबल? मैं सुन रहे हैं मेरे को? यस सर। हाँ। यस सर। तो हाँ, नहीं ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँ। और कोई सख्ती वगैरह जबरदस्ती वो नहीं, भी बैठना ही पड़ेगा अटेंडेंस में आधा घंटा लगा दूं, वो नहीं जी करता सर। हूँ। जी सर, टाइम टू तो टाइम वीडियोस मिल रही हैं आपकी। हेलो, जी सर। एक मिनट एक सर मिनट, मैं कह रहा आवाज हूँ नहीं आ रही है। सर अब आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ टाइम टू टाइम वीडियोस आपकी मिल रही हैं हमको, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं आ रही। अच्छा। हाँ, जी सर। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए ना तो मेरे को जरूर बताना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई डाउट रह जाए, ऐसे रह जाता है तो मुझे बता देना जरूर, ऐसी कोई बात नहीं। तो अ, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि ऑनलाइन में मुश्किल आती, लेकिन फिर भी मैंने वो कोशिश की है। वो पैड मैंने मंगवाया है, इंटरफेस जो है, देखते हैं थोड़े दिनों में आ जाएगा। तो उसको मैंने पहले यूज़ नहीं किया, देखता हूँ। तो बाकी आज आज का ऐसा है कि इन्होंने मैं देखता हूँ आज एक एक न्यूमेरिकल करेंगे,
तो जब वो चीज़ आ जाती है तो फिर हम जो है उसको फिर वो जो मैथमेटिकल है वो फिर हम उसमें कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ, और थर्सडे को 2 न्यूमेरिकल्स करूँगा, और फिर फ्राइडे को हम शुरू कर देंगे फर्दर जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। हालांकि इसमें भी एक टॉपिक थोड़ा सा बचा है, उसमें ये है कि चलो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन वो फ्राइडे को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो वो आधे घंटे का टॉपिक है, वो हो जाएगा। तो उससे आर ई मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस आर ई मॉडल के आगे फिर हम नेक्स्ट मॉडल पे चलेंगे, और वो मॉडल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो नॉर्मली ज़्यादा तौर पे वही लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये मॉडलिंग का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अ, समझ आ गया है, अंदाज़ा हो गया। लेकिन जैसे हम और भी मॉडल करेंगे फिर और क्लियर होता जाएगा। पहली बार जब सुनते हैं तो थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। तो मैंने कोशिश की है भी आपको समझ आ जाए कि ये है क्या चीज़ मॉडल। तो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, लेकिन रियल में सर्किट क्या चीज़ है। तो अब ये है कि हम आगे जो मॉडल, जो मैं फिर वही बता रहा हूँ कि मॉडल का जो बेसिक जो बेनिफिट है वो यही है कि हम पहले ये सर्किट बनाते थे। इस सर्किट को एनालाइज करना हालांकि मुश्किल नहीं था, ऑलवेज सिंपल, ऑलवेज। एक इनपुट सर्किट होता है हमेशा। जब भी ट्रांजिस्टर सर्किट, आप बस ये याद रख लो, कोई भी ट्रांजिस्टर सर्किट है उसके दो सर्किट बनेंगे, डायोड का एक ही बनता है। ट्रांजिस्टर के दो बनेंगे, एक इनपुट सर्किट जिससे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, और एक आउटपुट सर्किट जिससे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर ट्रांजिस्टर के सिमिलर ही रहते हैं, वो जो एक्सपोनेंशियल कर्व है इनपुट पे डायोड जैसी, और आउटपुट पे वही जो दूसरी जो लोड लाइन वाली कर्व बनाई थी वो। फर्क कहाँ पड़ता है हर ट्रांजिस्टर और हर सर्किट में? फर्क सिर्फ क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही फर्क पड़ता है कि एक्टिव रीजन में किस जगह पे हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए उसका एक्टिव रीजन चाहिए हमें। तो वो चाहे हम इस तरीके से बाइसिंग कर लें, चाहे वोल्टेज डिवाइडर से कर लें, चाहे कोई भी तरीका अपना लें। तो बस ये था। लेकिन अब इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कहेंगे कि अब इनपुट आउटपुट सर्किट्स की बात नहीं करेंगे, केवीएल एट इनपुट और केवीएल एट आउटपुट नहीं। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इनपुट पोर्ट जो कि कॉमन एमिटर में बेस और एमिटर के बीच होगी, और आउटपुट पोर्ट। और इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि हर रजिस्टर जो है अब ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। मींस जो भी रजिस्टर है अब, जो अपर टर्मिनल है जो पॉजिटिव है, और लोअर टर्मिनल जो नेगेटिव है या जीरो है। अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल जीरो, कनेक्टेड टू ग्राउंड। अब हर रेजिस्टेंस, जो भी यहाँ रेजिस्टेंस आरसी है या आरबी है, अब उसमें कोई लूप वगैरह की जरूरत इस तरह से नहीं है। अब हर रेजिस्टेंस को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो वहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये है दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया और हमने आउटपुट रेजिस्टेंस पता कर लिया। तो वैसे ही आउटपुट वोल्टेज भी हमने यहीं से पता कर ली कि इस टर्मिनल जो पॉजिटिव है और ग्राउंड है इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो अब हमें ट्रांजिस्टर बीच में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इस टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल में क्या वोल्टेज है, वीसीई। तो वो थोड़ा सा, कई बार काफी स्टूडेंट्स हैं जो एमटेक करते हुए भी उनको समझ नहीं होती है इन चीजों की। लेकिन अब अगर ये जो करोगे मॉडल, तो इसमें आपको आराम से समझ आ जाएगी कि हर चीज इजी हो गई, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव, एक ग्राउंड, और वो फॉर्मूला। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही सर। या जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है,
तो अब हमने आरसी और आरओ को देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, तो यहां हमने पैरेलल लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय द करंट। तो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय करंट एट द आउटपुट, जो करंट है बीटा आई बी, वो हमारी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली सेम, कोई केवीएल केसीएल की जरूरत ही नहीं। तो ये इजी हो गया कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ये वाला जो है, ये वाला इजी हो गया। तो ये एक फायदा है। और माइनस साइन उस दिन बताया था मैंने कि क्योंकि ये करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, इसलिए माइनस डायरेक्शन हो गया। तो लेकिन मेन चीज यही है कि आपको बस ये देखना है कि अब आगे एक और ट्रांजिस्टर लगा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता इस सर्किट के हिसाब से। हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ी सी अगर अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि बाइसिंग सर्किट्स कोई भी हों, हमने केवीएल केसीएल यूज करके हर सर्किट ट्रांजिस्टर सर्किट को एनालाइज कर ही लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। इनपुट केवीएल एंड आउटपुट केवीएल दोनों को इक्वेट करो, करंट्स निकल आएंगे, वहां से वोल्टेज निकल आएगी। तो कोई मुश्किल था नहीं, लेकिन अब ये वाला और इजी हो गया। सिंपल ओम्स लॉ हर जगह लगा देना, आई इंटू आर जो यहाँ पर है वो हमारे पास वोल्टेज हो गई इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज अगर वीबीई है तो वो हम इक्वेट कर लेंगे यहाँ पर। इन दो रेजिस्टेंस अगर हैं, ये वाला अगर रेजिस्टेंस आर बी है वो यहाँ लगा दिया ये वाला, और दूसरा रेजिस्टेंस जो इंटरनल है आर ई बीटा आर ई जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल टू इंटरनल इंपीडेंस। वेरी सिंपल। तो यहां से हम कुछ भी पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हमने वोल्टेज गेन भी फाइंड आउट यहीं से कर लिया, यहां से थोड़ा सा मुश्किल होता, हालांकि मुश्किल नहीं है। केवीएल केसीएल यूज करो, केवीएल एट इनपुट केवीएल एट आउटपुट निकल आएगा। तो वो हमने बाइसिंग में देख लिया है, कैसे बाइसिंग में दो केवीएल इक्वेशंस यूज करके हमने फाइंड आउट करना है। तो इसलिए ट्रांजिस्टर कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है इसमें दो सर्किट्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट पे कोई भी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हो सकता है, वोल्टेज डिवाइडर हो सकता है, कॉमन, और ये जो फिक्स्ड बायस हो सकता है, तो ये जैसे कॉम्बिनेशन है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हो, वो आप कर लोगे, लेकिन ये वाला इजी हो गया। ये अब एक सिंपल एग्जांपल है। जो ये वाला हमारे पास सर्किट है, अगेन फिक्स्ड बायस। पहले हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का एग्जांपल ये सॉरी न्यूमेरिकल नहीं किया है, लेकिन सर्किट किया था। तो अब ये है फिक्स्ड बायस सर्किट जो है। तो हमने देखा कि डिफरेंट बायसिंग टेक्निक्स हैं, ये एक बायसिंग टेक्निक है और बायसिंग टेक्निक फिर रिवाइज कर दूं क्या चीज है, जिससे हम ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर ले विदाउट और बिफोर अप्लाइंग द एसी सिग्नल। और एसी सिग्नल क्या, माइक्रोफोन। तो जब मार्केट में हमने भेजना है सर्किट जो कि माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो मार्केट में जाएगा, उससे पहले हम फैक्ट्री में उसको डीसी एनालिसिस पहले कर चुके होंगे, और वो बायसिंग टेक्निक यूज करके, कोई भी बायसिंग टेक्निक, वो बायसिंग टेक्निक यूज करके हम ऑपरेटिंग पॉइंट उसका फाइंड आउट कर लेंगे अभी कौन कौन सा रीजन है जहां पर ये वाला ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर सकता है। तो फिर हम देख लेंगे कि कौन सा माइक्रोफोन उसके साथ लग सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें हमने ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो आर ई मॉडल है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट है हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस आर ई, वही जो इंटरनल रेजिस्टेंस था जो इनपुट पोर्ट पे है। तो इनपुट पोर्ट पे अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम ये जानते हैं इसके हिसाब से। तो यहां पर हमने VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB, सो VCC माइनस VB, क्योंकि ये हम DC एनालिसिस कर रहे हैं, अभी AC एनालिसिस नहीं किया है। तो DC एनालिसिस के बाद हम AC एनालिसिस करेंगे, वही जो मैंने लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट वी नीड टू गो फॉर DC एनालिसिस जो फैक्ट्री में हो रहा है, और वो उससे हमने क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग कंडीशन सारी फाइंड आउट करेंगे। फिर ये जाएगा मार्केट में जहां माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट होके हम करेंगे।
तो वो एसी एनालिसिस होगा। वो फैक्ट्री में ही होता है पहले, एक टेस्ट को होता है माइक्रोफोन को यूज करके, तो वो एसी एनालिसिस किया जाता है। अगर काम हो रहा है फिर वो मार्केट में जाती है चीज। तो पहले हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 24 माइक्रो एम्पियर्स ऑफ बेस करंट। इसका जो बेस करंट है 24 माइक्रो एम्पियर्स है, ठीक है। और ये सिंपल केवीएल इक्वेशन है, वो केवीएल इक्वेशन आपने यहां यूज करनी है। तो क्योंकि वो केवीएल इक्वेशन हम डिटेल में कर चुके हैं जब हमने स्टेबलाइजेशन का किया था, उसका न्यूमेरिकल मैं थर्सडे को करूंगा एक, और दूसरा करूंगा मॉडल वाला। ये मॉडल वाला अभी तो हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, एसी एनालिसिस का पूरा कंप्लीट करेंगे हम, और साथ में स्टेबलाइजेशन का भी मैं बाद में करूंगा। उसके बाद ही पहले एसी एनालिसिस कर लेंगे, फिर स्टेबलाइजेशन वाला कर लेंगे। और स्टेबलाइजेशन वाला इसलिए करना है क्योंकि हम वैसे वो कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स एक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये है बेस करंट हुआ। अब इससे हमने एमीटर करंट फाइंड आउट करना है। अगर आपने वो पहले, मुझे पीछे जाना पड़ेगा फिर, तो वो हमने अगर ये वाला क्या था, कॉमन बेस है, ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वाला हमने किया था, ये है। तो ये हमारे पास VBE की वैल्यू है IE इंटू RE। तो RE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, IE का भी देखना है क्या वैल्यू है, फिर हमें VBE की। इनमें से 3 पैरामीटर में से एक पैरामीटर अगर अननोन है तो हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए, वो जो न्यूमेरिकल्स का एक तरीका है। तो IE वी नो इट इज IC प्लस IB, फिर हम IC को बीटा IB लिखेंगे, वी नो दैट IC इज इक्वल टू बीटा IB, एंड देन इसका फॉर्म फाइनल जो जो हमने फाइंड आउट किया था, IE को हमने IC प्लस IB लिख दिया, बिकॉज एमीटर करंट इज इक्वल टू IC प्लस IB। इस IC को अब हमने जब सब्सटीट्यूट किया बीटा IB से, तो हमारे पास आ गया बीटा IB प्लस IB। इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया बीटा प्लस 1 IB इंटू RE, वही जो हमने पहले किया था। तो दैट इज VBE। और फिर हमें ये इनपुट इम्पीडेंस, तो कहने का मतलब कोई भी पैरामीटर है हम इन्हीं तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। आउटपुट का भी हमने वो देखा, तो वो आउटपुट का देखते हैं। और फिर ये आ जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस हम कर चुके हैं पहले, और फिर हमें देखना है कि ये दो, एक ये वाला रेजिस्टेंस है और एक ये वाला रेजिस्टेंस है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। तो वो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ लगा के, और जो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों रेजिस्टेंस का होगा वो हमारा इनपुट टोटल इम्पीडेंस होगा। ऑफ कोर्स ये जो इनपुट इम्पीडेंस है टोटल, ये ओनली रेजिस्टेंस ही है, और कोई पैरामीटर नहीं है इसमें, और कोई एलिमेंट नहीं है। बट स्टिल इनपुट इम्पीडेंस इज प्योर रेजिस्टेंस इन दिस केस, बट स्टिल इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस में अगर रिएक्टिव कंपोनेंट 0 है तो ओनली रेजिस्टिव हो गया। तो सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर हमने किया है। तो आउटपुट इम्पीडेंस का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला। तो दिस इज, ये कंडीशन जब हमने लगा ली यहाँ पर कि दिस आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इसका ट्रांजिस्टर का अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर, वो काफी ज्यादा है RC के मुकाबले, बिकॉज रिवर्स बायस रहता है ना वो, तो रिवर्स बायस की वजह से ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रहता है। तो लेकिन इनफाइनाइट होता नहीं है कुछ प्रैक्टिकली, सो इट इज फार लार्जर कंपेयर टू कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो ये कंडीशन है नॉर्मली कि इवन 10 टाइम्स लार्जर, मोर देन 10 टाइम्स लार्जर। तो वो कंडीशन नॉर्मली होती है जब प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं, तो इसलिए उसको यूज करके हमने उसको निग्लिजिबल कर दिया, तो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस ओनली इक्वल टू RC हो गया। तो ये वाला तो सेम यहाँ पर भी हमने करना है।
तो आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस वन आई बी, जो अभी हमने पीछे देखा, तो ये हमारा पता चल गया ये। तो यहीं से हमने अब आर ई की वैल्यू निकाल दी। तो 26 मिली एम्पियर हमारे पास जो है वो थर्मल वोल्टेज है, वी नो दैट। सो वी नो दैट थर्मल वोल्टेज इज 26 मिली एम्पियर मिली वोल्ट। अब अगर हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना है तो दैट सिग्नल हैज टू बी लोअर देन 26 मिली वोल्ट। अगर वो 26 मोल्स मिली वोल्ट से ज्यादा है वो सिग्नल, तो देन इट इज कॉल्ड लार्ज सिग्नल एनालिसिस। लेकिन हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की बात ही कर रहे हैं, सो जो वो सिग्नल होगा वो 26 मिली वोल्ट या उससे नीचे होगा। तो इट मीन्स जब हमने वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला था, हम कट करके पीस वाइज उसको इंटीग्रेट करेंगे फाइनल में लास्ट में, तो वो जो कट करना है हमने हर पॉइंट को, तो वो 26 मिली वोल्ट से छोटा पीस होना चाहिए। तो डेल्टा शुड बी लेस देन 26 मिली वोल्ट। So if we make delta out of the complete exponential curve, so each delta has to be less than 26 millivolt. तो then we can go for small signals analysis। जैसे माइक्रोफोन का सिग्नल है, कई बार माइक्रोवोल्ट में होता है, जब हम स्पीक कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइक्रोवोल्ट में ये इनपुट, ये जो जनरेट करता है ना वोल्टेज सिग्नल, ये कभी माइक्रोवोल्ट में, कभी थोड़े से मिली वोल्ट में, तो काफी छोटा सिग्नल होता है, इसलिए इसको स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए यूज करके एनालाइज कर सकते हैं। सो माइक्रोफोन सिग्नल कैन बी यूज्ड। जो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो माइक्रोफोन है इसकी आउटपुट बहुत कम है, फिर आगे एम्पलीफायर लगा है, यही वाला, लेट्स से फिक्स्ड बायस एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद द माइक्रोफोन ओवर हियर, और जो माइक्रोफोन की यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज है वो 26 मिली वोल्ट से कम ही होती है नॉर्मली। तो फिर हम इसको, ये एम्पलीफायर को यूज करेंगे, जो मैंने अब पिछले लेक्चर्स में बताया है, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, तो कोई मिस कर गया हो तो वो याद रखे। तो दैट्स वाई जो माइक्रोफोन वाला जो हमारा ये वाला जो सिग्नल हम एनालाइज करेंगे ना, वो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस होगा। तो ये इसकी आर ई की वैल्यू आ गई 10 ओम्स। अब ये 10 ओम्स आर ई की वैल्यू है, इट मींस जो इंटरनल जो डायनामिक रेजिस्टेंस है इसका, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर, क्योंकि ये कॉमन एमिटर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो इनपुट पे है, इनपुट पोर्ट पे, वो तो अक्रॉस बेस और एमिटर ही होगा ना। तो वो जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम्स इनपुट रेजिस्टेंस। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कम है, क्यों कम है, क्योंकि जो इनपुट पोर्ट है वो फॉरवर्ड बायस है। आप भी जानते हो जब ट्रांजिस्टर को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो इनपुट पोर्ट जो है बेस और एमिटर का जो इनपुट सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। तो देखो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, 10 ओम्स तो कुछ भी नहीं। तो यहां से अंदाजा हो गया कि यस 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्रांजिस्टर कौन सा है और एप्लीकेशन कौन सी है। तो अगर ये हमें पता चल गया आर ई, तो इससे हम बीटा आर ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इनपुट पोर्ट का रेजिस्टेंस है, दैट इज बीटा आर ई। तो वो वैल्यू आ गई किलो ओम्स। तो इट मींस कि जो इनपुट पोर्ट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1.07 किलो ओम्स। क्योंकि अब दोनों को जब हम पैरेलल करेंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, वो आ गया हमारे पास 1 किलो ओम्स। तो इनपुट इम्पीडेंस 1 किलो ओम्स है। हालांकि ये कम है थोड़ा सा, इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन स्टिल 1 किलो ओम्स इज गुड इनफ। नॉर्मली डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, और ये तो एक थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डिपेंड करता है, किसी एप्लीकेशन हम इससे भी ज्यादा चाहते हैं, 10 किलो ओम्स और समटाइम्स 100 किलो ओम्स, डिपेंड करता है किस तरह की एप्लीकेशन है। बट स्टिल 1 किलो ओम इज गुड इनफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सर्किट का इनपुट इंपीडेंस।
ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया बेस एमिटर के बीच में, वो यहाँ से ओके है, ऑलमोस्ट वेरी लो। और इनपुट इम्पीडेंस जो पूरे सर्किट का है, ये वाला जो एम्पलीफायर सर्किट है, अब पूरा सर्किट लिया, वो जो आर ई वैल्यू है वो इस दो टर्मिनल्स के बीच में है, यहाँ इनसाइड द ब्लू पार्ट। आर ई इज द पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ अ ट्रांजिस्टर, तो विच इज 10 ohms। तो वो ट्रांजिस्टर का इंटरनल हिस्सा है, उसको वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में तभी तक है जब तक हम ट्रांजिस्टर सेलेक्ट नहीं करते हैं। सेलेक्ट कर लिया तो वो फिर फिक्स हो गया। तो वो बीट ट्रांजिस्टर की वैल्यू है, आर ई की वैल्यू इतनी। अब लेकिन जो है ये जो है पूरा सर्किट जो है, ये पूरे सर्किट की जो वैल्यू है वो ये आ गई, इनपुट इम्पीडेंस 1 किलो। सो इट मींस इट प्रोवाइड्स 1 किलो ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस टू द इनपुट पोर्ट। यहां पर जो भी यहां इनपुट सिग्नल होगा, तो 1 किलो ओम इज ओके। फिर आउटपुट इम्पीडेंस हो गया 3 किलो ओम्स। वो अगर कंडीशन हम लगाते हैं तो कि आर ओ इज फार लार्जर कंपेयर टू आर सी, तो ये वाला हो गया 3 किलो ओम्स एट द आउटपुट। तो हमारा फिर वोल्टेज गेन क्या हुआ, जेड आउट बाय जेड इन। ये भी एक तरीका है। एक है वी आउट बाय वी इन। सो वी आउट बाय वी इन अगर, तो ये भी हो सकता है जेड आउट बाय जेड इन। तो ये हमारे पास आ गया वोल्टेज गेन यहां पर। फिर आ गया आउटपुट जो हमारे पास, अगर हम ये वाला करते हैं कि व्हेन this output impedance, find out the output impedance when RO is infinite। तो RO is far larger compared to RC, तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्योर RC। now we need to find out this one, see when RO is 50 kilo ohms, when output impedance is 50 kilo ohms of the transistor internal। so RO is the internal resistance of a transistor at the output। और वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो बेस और कलेक्टर है उसका जो टर्मिनल है नॉर्मली उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि हमने उसको रिवर्स बायस रखना है। तो पहली कंडीशन में हमने देख लिया व्हेन आरओ इज इनफाइनाइट, अनदर आरओ इज इनफाइनाइट। नाउ रिपीट सी एंड डी व्हेन आरओ इज इक्वल टू 50 किलो ओम्स। थोड़ा सा कम हो गया, अब थोड़ा सा कम है तो उसको अब हमने दोनों को पैरेलल में लगा दिया, क्योंकि जब इनफाइनाइट को पैरेलल में लगाएंगे तो फिर वैल्यू उसकी एग्जैक्टली इक्वल टू द लोअर वैल्यू होती है। हम जानते हैं पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है ऑलमोस्ट क्लोज टू द लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आता है। तो इसलिए फिर लोअर वैल्यू 3 किलो ओम्स थी, तो इनफाइनाइट निकल गया, तो ओनली 3 किलो ओम्स। अब आ गया इसमें ये वाला RO is 50 multiply in parallel combination with RC, इसकी वैल्यू आ गई 2.83। so it is less compared to 3 किलो ohms, तो यहाँ आ गया थ्रू 2.83। तो फिर उसी हिसाब से अगर हमने वोल्टेज गेन निकालना है तो वो दैट विल बी लेस देन 280। तो यहाँ पर 264 आ गया, लेस देन दैट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर RO की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास वोल्टेज गेन भी ज्यादा है। सो दैट्स वाई आउटपुट जो ये वाला इंटरनल जो बेस और कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो इफ यू चेंज द output resistance of a transistor, then you have a change in the voltage gain। so if you increase the output resistance of a transistor, in this case common emitter configuration, then you have a larger value of gain। so gain की वैल्यू इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो लार्जर गेन का मतलब क्या हुआ कि इनपुट पे अगर 1 माइक्रोवोल्ट देंगे तो आउटपुट पे हमें मिलेगी 280 माइक्रोवोल्ट्स। अगर
1 मिली वोल्ट है तो 200 मिली वोल्ट्स, तो इसका और मान लो 1 वोल्ट है यहाँ पर इनपुट पे, तो 280 वोल्ट्स हमें आउटपुट पे मिलेगी। इतनी ज्यादा गेन होगा, फ्रॉम 1 वोल्ट टू 280 वोल्ट्स, जस्ट बाय यूजिंग दिस सर्किट। अगर गेन कम करना है तो हमें आरसी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आरओ तो हमने फिक्स कर लिया, एक बार ट्रांजिस्टर खरीद लिया, तो आरसी की वैल्यू हम कम करेंगे तो गेन हमारा कम हो जाएगा। तो दिस इज वन, यू कैन से द बेसिक और क्लासिक एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कि वोल्टेज गेन के लिए ये बड़ा और करंट गेन तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया कि इट बीटा वाज 100, सो 100 टाइम्स तो करंट गेन हो ही रहा है बीटा के हिसाब से, बट 280 टाइम्स वोल्टेज गेन हो रहा है। तो वोल्टेज गेन का यही मतलब है कि अगर इनपुट पे हमारे पास बहुत कम लेवल का सिग्नल है, 1 वोल्ट लेवल का, और स्पीकर पे हमें बहुत लाउड सिग्नल चाहिए, तो फिर हमें गेन वोल्टेज का बढ़ाना पड़ेगा, और वो इतना गेन बढ़ाना पड़ेगा कि स्पीकर पे उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाए, तो वो यहाँ से हो जाएगी 280 टाइम्स। ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है। प्रैक्टिकल में 280 वोल्ट नहीं होता है, सॉरी 280 टाइम्स नहीं होता है, बट दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल एग्जांपल। तो ये हम फिर ये वोल्टेज डिवाइडर बायस वाला सर्किट है। वोल्टेज डिवाइडर मैंने वो पिछली बार बताया था आपको। सेम थिंग, अब यहाँ पर इनपुट पे R1 और R2 है, आउटपुट पे RC वही है ये वाला। इनपुट पे R1 और R2 है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्टली ऐसे लगा दी। यहाँ वोल्टेज डिवाइडर ये सारा बनाना पड़ा, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे पैरेलल। तीसरा ये पैरेलल तो है ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, और ये भी हो गया। और ये आउटपुट पे RC लगा दिया, ये इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, हमेशा ये फिक्स्ड है। तो बस सिंपल है। अब इजिली आप ये 2-3 फॉर्मूले, पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सब यूज करके आप कर सकते हो। जैसे ये वाला R1 R2 दोनों पैरेलल है, फिर R1 और बीटा RE भी पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। तो ये इनपुट इंपीडेंस इजिली पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें फाइंड आउट हो गया। तो ये वैल्यू आ गई इनपुट इंपीडेंस। आउटपुट इंपीडेंस भी दोनों पैरेलल में है, तो इजिली यू कैन फाइंड आउट आउटपुट इंपीडेंस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ये कंडीशन है तो फिर क्या वैल्यू होगी, तो ओनली इक्वल टू RC, जो भी हमने पिछले सर्किट एग्जांपल में देखा। तो V आउटपुट वही चीज, बीटा IB, दैट इज द करंट एट द आउटपुट, multiply by the parallel combination of a resistance. So the current at the output and multiply by the parallel combination of RO and RC. So I into R. So that is basically simple Ohm's law, I into R. तो जैसे नॉर्टन थ्योरम में भी आप करते हो, तो एक करंट सोर्स है और पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस है, तो ये सिंपल वही है, करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस। तो I into R विल बी द वोल्टेज। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज हो गई। फिर दोनों का जो अगर हम रेशियो लेंगे V आउट बाय V इन, वो हमारा आ गया गेन। तो ये सिंपल है। तो सेम हम इसी तरीके से ही इसको करेंगे। एनी डाउट इन दैट? कोई डाउट है? ये आज घर से ही पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑफिस में अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने को। तो अब सिग्नल भी यहाँ पर वैसा ही है। लेकिन बताओ, कोई डाउट है किसी को? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ कि नहीं। बाकी ये मैं रिकॉर्ड भेजूंगा, जो लेक्चर है, तो कोई मिस कर गया हो तो ये जरूर देख लेना। और
ये जरूर देख लेना। तो आप बस ये याद रख लो, ये सारे फॉर्मूले सिंपल इसी से ही निकल जाएंगे। तो एसी एनालिसिस का भी करेंगे बाद में। सो वी आउट, फिर वही कह रहा हूं, वही चीज, करंट ये वाला मल्टीप्लाई बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, जस्ट लाइक यू डू इट इन नॉर्टन थ्योरम। तो वो आ गया। तो इसमें वी आउट में बीटा आई बी है, वी इनपुट में आई बी है। तो बीटा आई बी और आई बी को अगर हम यहाँ पर रेशियो में करेंगे तो हमारे पास यही बच जाता है, सिर्फ आर सी इन पैरेलल टू आर ओ डिवाइडेड बाय आर ई। और अगर ये कंडीशन लगा दें आर ओ इज फार लार्जर कंपेयर टू आर सी, देन वी आर ओनली रिमेनिंग विद द लोअर वैल्यू दैट इज आर सी। तो ये दो हैं, ये कंडीशन नहीं है कोई। आर सी इन पैरेलल टू आर ओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाला डिवाइडेड बाय आर ई, वी गेट। तो इट मीन्स ratio of both the voltages is equal to ratio of both the impedances, ठीक है ना। तो बीटा बीटा यहाँ फाइंड, तो ये सिंपल है, वी आउट बाय वी इन करके तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो माइनस साइन मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, इस आउटपुट करंट की डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, इसलिए माइनस साइन हो गया उसका वोल्टेज गेन का। ये वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास है थर्सडे, तो वो उसमें बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बेसिक ये है कि पिछली बार हमने बाईपास्ट कॉन्फ़िगरेशन किया था। बाईपास्ट में मैंने आपको बताया था एक कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पर, तो वो शॉर्ट हो जाता है, तो फिर रेजिस्टेंस आउट ऑफ पिक्चर हो जाता है। अगर हम बाईपास ना करें तो फिर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा मॉडल में, तो फिर ये मॉडल इस तरह से बनेगा। सो नाउ वी आर नॉट हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ आर ई टू द ग्राउंड बट थ्रू दिस एमिटर रेजिस्टेंस। तो ये अब दोनों रेजिस्टेंस जो है इनपुट रेजिस्टेंस और ये पैरेलल सीरीज में हो गए। तो इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी सिंपल। वही चीज यहाँ पर वही पैरेलल कॉम्बिनेशन ही आएगा। जगह अगर आर ओ की वैल्यू यहाँ लगाते हैं हम, तो इनपुट वोल्टेज विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आई बी इंटू बीटा आर ई। तो आई बी ये करंट है, मल्टीप्लाई बाय बीटा आर ई, दैट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस, प्लस आई ई इंटू आर ई। तो जो है आई ई ये वाला करंट है इंटू आर ई। So this voltage drop plus this voltage drop will be equal to the input voltage, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो, voltage drop here plus voltage drop here we have, so as per KVL। बट ये प्लस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए ना अब रेजिस्टेंस, तो इसलिए प्लस कर दिया। तो वी आई इज इक्वल टू बीटा बीटा आर ई इंटू आई बी प्लस दिस वन आई इंटू आर ई। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बीटा प्लस वन आई बी, आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस वन आई बी, ये सिंप्लीफाई करके हुआ। फिर हमारे पास ये इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी है, वी आई बाई आई बी। तो ये हो गया जो इम्पीडेंस प्रोवाइडेड बाय द बेस, तो इम्पीडेंस प्रोवाइडेड बाय द बेस। तो ये आ गई इतनी वैल्यू हमारे पास। और इनपुट इम्पीडेंस टोटल फिर क्या, तो और अगर इसको सारे को सिंप्लीफाई करते जाएं, ये देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन इंटू आर ई, इसको और सिंप्लीफाई किया, अप्रोक्सीमेट कैसे कर लिया, बीटा आर ई प्लस बीटा आर ई। तो बीटा प्लस वन इज इक्वल टू बीटा, अप्रोक्सीमेशन। अगर बीटा 100 है तो बीटा प्लस वन 101 होगा, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, तो इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो बीटा प्लस वन शुड बी बीटा। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, बीटा कॉमन निकल आया, आर ई प्लस आर ई। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर का, जो आर ई यहाँ पर है, और ये है आर ई दैट इज द एमिटर रेजिस्टेंस एट द आउटपुट, एट द एमिटर टर्मिनल। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, बीटा आर ई की वैल्यू निकाल ली, बिकॉज आर ई इज लोअर कंपेयर टू आर ई दिस वन,
जो इंटरनल रेजिस्टेंस है डायोड का, सॉरी ट्रांजिस्टर का, वो बहुत कम वैल्यू है कंपेयर टू दिस आर ई, तो इसलिए हमने इसके साथ अप्रोक्सीमेट कर लिया। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अप्रोक्सीमेटली। अब हमने फिर क्या करना है, इनपुट इंपीडेंस के लिए क्या करना है, एक तो ये इंपीडेंस है प्रोवाइडेड बाय द बेस, और दूसरा है आरबी रेजिस्टेंस, ये वाला। तो ये आरबी रेजिस्टेंस और जो पूरे का पूरा हमने यहां पर अभी किया सारा, तो हमने इन दोनों को अब सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचे थे बीटा आर ई के साथ। तो दैट बीटा आर ई इज इन पैरेलल टू आर बी विल गिव अस द टोटल इनपुट इंपीडेंस। और नाउ आउटपुट इंपीडेंस इज सिंपली आर सी। अगर आर ओ की वैल्यू यहां रखते हैं हम, तो दैट विल बी आर सी इन पैरेलल टू आर ओ। लेकिन नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली कंडीशन ही लगा रहे हैं, ये वाली आर ओ इज फार लार्जर टू आर सी। तो जब ये हो रहा है तो फिर सिर्फ आर सी रह रहा है, आर ओ इज ऑलमोस्ट एमिटेड बिकॉज इट इज फार लार्जर कंपेयर टू आर सी। तो जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस इसका, तो जो लोअर वैल्यू होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल वैल्यू भी उसी के आसपास ही आती है। एक 100 का रेजिस्टेंस है, एक 1 का रेजिस्टेंस है, तो दोनों को पैरेलल में लगा दोगे तो 1 के आसपास ही फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो वही यहां पर कह रहे हैं, तो इसलिए आरसी की वैल्यू ही हमने रखी बिकॉज आर ओ इज वेरी लार्ज। तो वही चीज है, आर ओ इज फार लार्जर कंपेयर टू आर सी, अप्रोक्सीमेटेड एज आर सी, सो आउटपुट इंपीडेंस इज आर सी। सेम, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल केवीएल और ओम्स लॉ, हर जगह केवीएल और ओम्स लॉ। कोई मिस कर गया हो तो वो लेक्चर को फिर देख ले, वो उसको पूरा समझ आ जाएगा। बाकी मैं हैंड रिटन वाला मैं बता ही रहा हूं कि बस जल्दी ही मैं शुरू वो करूंगा, लेकिन ये इससे भी आपको आराम से समझ आ जाएगी। आप इसको फिर भी एक बार दोबारा देख लेना तो समझ आ जाएगी आपको। तो इसलिए फिर ये अब हमने ये किया कि ये बाईपास नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये हो गया, वो विदाउट आर हो तो लिखा ही था। तो ये अब हमने वोल्टेज गेन का किया, ये तो हो गया इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस। अब सेम सेम वही जो हमने पीछे किया, जो अभी हमने पीछे जितने भी इसके मॉडल्स के किए हैं एग्जांपल्स, तो उसमें फिर पहले इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस निकाल लिया, फिर हमने उसके बाद फिर वोल्टेज गेन। तो वो इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये सारी सेम वही 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 तरीके से निकालनी है हमने। तो वो उस तरीके से हमने जो वो फाइंड आउट किया, जैसे बेस करंट इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इन द बेस इंपीडेंस, ठीक है। तो फिर हमने आउटपुट वोल्टेज भी निकाल ली। आउटपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पर, दैट इज अक्रॉस, वही चीज नॉर्टन थ्योरम में हम क्या करते थे, ये करंट सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है, उसको जब दिस इज आई एन, दिस इज आर एन, अगर हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट उसका निकालना है तो क्या करते थे, आई एन मल्टीप्लाई बाय आर एन इज इक्वल टू वी टी एच, थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो सेम हमने यहाँ पर भी वही किया, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। तो वो हमने कर लिया यहाँ पर, बीटा आई बी मल्टीप्लाई बाय आर सी, तो वो हमारी वोल्टेज की वैल्यू आ गई। इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमने वो आउटपुट वोल्टेज ली यूजिंग दिस करंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस एट द आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज हुई, डिवाइडेड बाय वी आई, वी आई इज इक्वल टू आई बी इंटू जेड बी, तो इससे फिर हमें ये मिल गया। तो ये सारा जेड भी हम पीछे निकाल चुके हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास वोल्टेज गेन की जो वैल्यू आई, आर सी डिवाइडेड बाय आर ई, अगर हम इसको निग्लेक्ट करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। अगेन माइनस साइन, तो ये है माइनस साइन को हम 180 डिग्री शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि माइनस साइन किस वजह से आ रहा है वो है, और उसको अगर ग्राफिकली देखें तो वो इस तरह से आ रहा है, ये है। तो दिस इज साइन वेव
starting from positive cycle. Here it starts from the negative half cycle at the output, shifted by 180 degree. तो ये है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में दो न्यूमेरिकल्स, एक ये वाला करेंगे और एक स्टेबलाइजेशन वाला करेंगे। तो ये हमारा आरई मॉडल हुआ। फिर भी मैं जब वो उसका आ जाएगा मेरे पास, तो मैं उसमें फिर भी कोई डाउट्स आपके होंगे तो मैं हाथों से भी लिख के उसमें दिखाऊंगा। लेकिन आप फिर भी एक बार कोशिश करना इस वीडियो को दोबारा देखने का, या पिछले वीडियोस को भी दोबारा देखना, तो डाउट्स काफी फिर भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप मिस कर गए हो तो। लेकिन फिर भी मैं हाथों से करूंगा जब नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1 और 2 लेक्चर्स जब मिल जाएगा मेरे को तो। लेकिन यहाँ से भी आप कोशिश करो, तब तक डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। बाद में फिर और देखता हूं मैं। तो ओके सर। एनी डाउट? कोई नहीं है? फिर मैं फिर थर्सडे को नो फिर सर। नहीं ना, तो थर्सडे को मिलते हैं। तो थर्सडे को मैं 2 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक से एक नया मॉडल शुरू करेंगे, सिमिलर टू दिस बट मोर पॉपुलर देन दिस। इससे ज्यादा पॉपुलर है वो वाला मॉडल, ज्यादा लोग वो यूज, मतलब पॉपुलर का मतलब ये है कि डिपेंड करता है, हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। हर इंजीनियर, हर डिजाइनर अपने हिसाब से मॉडल यूज कर सकता है। तो हर कंपनी, हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से यूज कर सकती है। तो वो देखना होता है कि किसको कौन सा वाला मॉडल जो है ज्यादा बेनिफिशियल दिख रहा है, जिससे कि ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं, या इजी होता है एनालाइज करना, या बेटर है एनालाइज करना। तो वो नेक्स्ट मॉडल जो होगा वो हम नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। एक वीक में वो पूरा हो जाएगा इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। तो उसके भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम करेंगे। लेकिन ये जो था नेक्स्ट वीक, सॉरी, अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। और कोई डाउट हुआ तो वो भी मैं बताऊंगा। अगर कोई हुआ, एक बार आप गो थ्रू जरूर करना वीडियो को, तो कुछ डाउट्स इसमें होंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ आगे, फिर मैं अब हाथों से लिखने वाला कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे पास वो आ जाएगा। तो जब वो मिल गया मेरे को तो फिर वो भी करूंगा। लेकिन तब तक आप इसको जरूर देख लेना, वो हो जाएंगे डाउट्स क्लियर। मैंने एक एक वर्ड आराम से समझाया है, देख लेना। बाकी ओके, सो टिल नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ, ओके सर। एक एक बात और है, ये जो असाइनमेंट है ना, या क्विज है, ये अभी हम क्विज का मैं ये सोच रहा था अभी नहीं करना, अभी तो शुरू ही किया है। तो असाइनमेंट कर लेंगे मेरे ख्याल से 15 दिन या 20 दिन के बाद, है ना? तो जो क्विज है वो थोड़ा सा उसके 10 दिन बाद कर लेंगे, या उसके और 15 दिन बाद कर लेंगे। बाकी डिसाइड हम उस वक्त बाद में कर लेंगे। तो अभी 15 दिन तक मैं सोच रहा हूँ कि असाइनमेंट कोई नहीं देनी है, तो तब तक ये हो जाएगा सारा। ठीक है, ओके। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।